हेलो एंड वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे शॉर्ट में हम ईएम वेव भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सबसे पहले तो जो चार मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी थी, उन चार इक्वेशन में किस इक्वेशन में प्रॉब्लम थी, उस इक्वेशन का करेक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करके किया गया था, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। फिर उन चारों इक्वेशन ने कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एंड उसकी एप्लीकेशन के बारे में। ये एक छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज कम है। जनरली इस चैप्टर से दो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मैक्सवेल के वो चार इक्वेशन करेक्शन के बाद, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड छोटे मोटे कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, वो फॉर्मूले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने 2024 सीबीएसई का पेपर देखा होगा तो इस चैप्टर से इस बार के सीबीएसई पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया था। आपको डिवाइसेस दे दिए गए थे और पूछा था कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस फ्रीक्वेंसी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज आएगी। तो थियोरेटिकल चैप्टर ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, कम क्वेश्चन होते हैं, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हो या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स के हो, ये चैप्टर उन सारे चैप्टर का कंक्लूजन है। जो भी हमने चार इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ी थी, वो इस चैप्टर में आगे इकट्ठा होकर कैसे वो चारों इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करती है, वो इस चैप्टर में हम समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इसको शॉर्ट में ईएम वेव बोलते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार इक्वेशन थी, उसको मैक्सवेल ने इकट्ठा कर दिया एंड वो चार इक्वेशन में से दो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी और दो मैग्नेटिक फील्ड की थी। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको भी इन्वॉल्व करती है, सोर्स, चार्ज, करंट, डेंसिटी, इन सबको भी इन्वॉल्व करती है। मैक्सवेल ने वो चारों की चारों इक्वेशन एक साथ लिखी और मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट करा कि चारों की चारों इक्वेशन इकट्ठा होकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करती है, ऐसी वेव जो टाइम के साथ चेंज होती जाती है। ओके, तो वो चारों को इकट्ठा करके मैक्सवेल प्रिडिक्ट करने में कामयाब हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या चीज वो शो कर रही होगी। और मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट करी एंड वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये मैक्सवेल ने काम किया। ठीक है, मैक्सवेल ने सारी इक्वेशन को यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट करी एंड वो लाइट की स्पीड के बराबर आई। तो हम ये कंक्लूड कर पाए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हर्ट्ज ने 1885 में एक्सपेरिमेंट किया जिसने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था वो एग्जिस्ट करती है। ओके, ये हम टाइमलाइन के बारे में जान रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टेक्निकल एप्लीकेशन ये है कि हम जानते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वेव्स होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स को समझने के बाद हम एक स्पेक्ट्रम बना पाए एंड हर एक वेव किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में वर्क करती है। तो इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ज्यादा है। और फिर जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने बताया, उससे हमने वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेव्स को डिवाइड कर दिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रे से रेडियो वेव तक जाता है। गामा रे जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होती है, वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं हम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने एग्जाम्पल देखे थे कि ये अगर हमारे पास एक कार्डबोर्ड का शीट है, इसमें से अगर कोई वायर जा रही है एंड चारों ओर अगर आयरन फिलिंग है तो वो आयरन फिलिंग अपने आप को सर्कुलर शेप में अरेंज कर देती है।
एंड ये अरेंजमेंट किस लिए पॉसिबल हो पा रहा था? ये इसलिए पॉसिबल हो रहा था क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रहा था वायर से वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। मैक्सवेल ने शो किया कि अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मैक्सवेल ने शो किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ चार्जिंग कैपेसिटर। कंसीडर करो अपने आप को कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख रहे हो जिसमें एक टाइम डिपेंडिंग करंट जा रही है। ठीक है, ये करंट टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये मैक्सवेल का प्रूफ था। तो एम्पियर, अगर P कोई पॉइंट है इस कैपेसिटर के बाहर तो हम एम्पियर लॉ का यूज कर सकते हैं। एंड एम्पियर लॉ क्या कहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टी। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये फॉर्मूला हमें याद होगा। ओके, तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा होगा। अब एक क्या करते हैं, कंसीडर अ डिफरेंट सरफेस फ्रॉम द सेम पिरामीटर बट सम पास बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। अब मान लो हम सेम जो सेटअप हमने लिया था उसी सेटअप को हम ले लेते हैं। हमारे पास कैपेसिटर है एंड कैपेसिटर में एक टाइम वेरिंग करंट जा रही है एंड वो करंट है आई टी। बट अब क्या कर रहे हैं, हम कोई पॉइंट कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? अब हम डिफरेंट सरफेस कंसीडर कर रहे हैं और वो सरफेस यहाँ कैपेसिटर के बीच में है। हम कोई पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। हमने एक सरफेस ड्रॉ करी एंड क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर कोई करंट ना होने के बाद भी हमें एक फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई फ्लक्स हमें मिल रहा है बल्कि कैपेसिटर के अंदर कोई करंट है ही नहीं, कोई आई पास हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये कि वहां पर कोई ना कोई करंट जरूर हो रही होगी। केस क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के इक्वल है। दो पॉइंट्स हमने कंसीडर करे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, और यहाँ से हमने क्या किया, सरफेस बनाया और एम्पियर लॉ यूज किया। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो P पॉइंट के बारे में तो हम जानते कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, पर Q पॉइंट में तो कोई करंट है ही नहीं। इसका मतलब Q पॉइंट के लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल 0 होना चाहिए था। करेक्ट, B डॉट डी एल 0 होना चाहिए था बिकॉज कैपेसिटर प्लेट के अंदर कोई करंट पास हो ही नहीं रही है। ओके, तो ये 0 होना चाहिए। बट मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये वैल्यू 0 नहीं होती, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ओके, अब हमें क्या किया, मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इस चीज को प्रूव करने के लिए कि एम्पियर लॉ तो कह रहा है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, बट जब हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि अंदर की साइड अपने आप ही हम एक करंट इमेजिन कर ले और उस करंट को नाम दे दे डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड उस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्योंकि ये करंट तब प्रोड्यूस हो रही है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। अंदर की साइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के हिसाब से बिकॉज करंट हम एक टाइम वेरिंग करंट दे रहे हैं। टाइम वेरिंग करंट दे रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे कैपेसिटर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। एंड उस चेंज से अगर करंट फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी आ रहा है। एंड मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर लॉ जो कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई है उसको चेंज करके उसमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी ए। और ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको चेंज इन फ्लक्स प्रोवाइड कर दिया एंड आपसे कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दिखाओ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसमें एक टाइम वेरिंग करंट लगा दिया। एम्पियर लॉ कह रहा था कि अगर पी पॉइंट पे करंट होगा म्यू नॉट आई और क्यू पॉइंट पे करंट होगा 0, क्योंकि अंदर कोई करंट पास ही नहीं हो रही। बट एक्सपेरिमेंटली मैक्सवेल ने देखा कि नहीं, अंदर भी कुछ ना कुछ करंट मिलता है जब यहाँ पर अगर हम एमीटर फिक्स कर दे तो। ओके, तो इस करंट, ये कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सवेल ने कहा कि मूविंग करंट, ठीक है, मूविंग करंट की वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एक दूसरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड उस करंट का नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट को एम्पियर फॉर्मूले में ऐड कर दिया और एक नया फॉर्मूला बन गया जिसे कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या होता है। ऑप्शन में जनरली म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में हेरा फेरी कर रहे होते हैं, डीई की जगह डीबी भी लिख दिया जाता है, तो हमें करेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर लॉ में करेक्शन दी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस साइंटिस्ट ने एम्पियर लॉ में करेक्शन करी एंड क्या करेक्शन करी। तो मैक्सवेल ने करेक्शन करी एंड उन्होंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया। सो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बन रही थी? डिस्प्लेसमेंट करंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैज सिमिलर फिजिकल इफेक्ट एज कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए बन रही थी क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, फैराडे ने क्या किया था, उनने एक्सप्लेन किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ ने प्रूव किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई अलग क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो अब तक हम 2 सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ते आ रहे थे, वो मर्ज हो गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक ही क्वांटिटी है। यहाँ पर बहुत बड़ी, यहाँ पर मैक्सवेल ने डिस्कवरी कर दी है। ओके, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिमेट्री मिलती है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। एंड गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए 0 होता है। ओके, ये गॉस लॉ के लिए था। इसके बाद हमने 2 और लॉस पढ़े थे। फैराडे लॉ क्या कहता है कि चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ के इक्वल होता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल माइनस डी बी बाई डी टी के इक्वल होता है। एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई है। ओके, 2 इक्वेशन ये है और 2 इक्वेशन क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी कौन सा क्यू, इनक्लोज्ड क्यू, एंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए 0 होता है। तो ये जो 4 इक्वेशन थी, ये 4 इक्वेशन किसकी वजह से एक साथ मर्ज हो पाई, मैक्सवेल की वजह से। मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशन को देखा और उन्होंने कहा कि ये 4 इक्वेशन किसी चीज को शो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो सकता है, एंड बिकॉज ये दोनों फील्ड है तो इसकी वजह से इनने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। ये 4 इक्वेशन हमें याद है। ओके, ये गॉस लॉ होता था मैग्नेटिक फील्ड में, और ये भी गॉस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये 4 इक्वेशन। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चला। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव के सोर्सेस क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन टर्न प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ठीक है एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी कन्वर्ट हो सकती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इक्वल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट पार्टिकल। जो पार्टिकल ईएम वेव को प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऑसिलेशन के बराबर इक्वल हो, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी। बहुत बड़ी चीज है ये भी। What is the difficult to experimentally test the prediction of light is an electromagnetic wave? ओके, तो मैक्सवेल ने कह दिया कि वो 4 इक्वेशन थी, उसकी कैलकुलेशन से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की एक चीज होती है एंड उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से इक्वल होता है। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। फिर अभी हमने जाना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट पार्टिकल किसकी इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव की इक्वल हो जाएगी। पर आज तक हम क्यों नहीं एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है? उसका रीजन यही है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो बहुत ज्यादा हाई है। The frequency of visible light is much higher than the frequency of electromagnetic wave that can produce with modern electronic circuit. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो बहुत ज्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू जो दूसरे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। तो आज तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना पाए हैं हम जो वैसी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सके, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थियोरेटिकली हमें पता चल गया है क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर लिया है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लेते हैं जिनने कोशिश करी थी इस चीज को प्रूव करने के लिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हर्ट्स एक साइंटिस्ट थे जिनने 1997 में बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, एंड एक इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, आपने बोस का नाम भी सुना होगा। प्रोड्यूस एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ। उनने मैक्सवेल की थ्योरी समझने के बाद उनने खुद से एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करी थी जिसकी वेवलेंथ खाली 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के अंदर थी। ओके, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे मार्कोनी। ठीक है, जब बोस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मार्कोनी ने भी क्या किया, सक्सीडेड इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवर अ डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनने क्या किया, सक्सेसफुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजा एंड उसकी डिस्टेंस किलोमीटर्स में थी। तो बिकॉज वो सक्सेसफुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सके, उसकी वजह से उनने कम्युनिकेशन का रास्ता निकाल लिया कि कैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट कर सकते हैं डिस्टेंस पे। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, इट कैन बी शोन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रपोज। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। मैक्सवेल इक्वेशन ये प्रिडिक्ट करती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जो प्लेन पे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। एंड वेव का मोशन कैसा है, वेव एक्चुअली इस डायरेक्शन में चल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही होगी आमने सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे कर रही होगी, हाँ, एंड वेव एक्चुअली में आगे की साइड प्रोपोगेट कर रही है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है नेचर में, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन इस साइड है। इट अपीयर रीजनेबल से फ्रॉम आवर डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, और ये चीज करेक्ट भी फील होती है डिस्प्लेसमेंट करंट के एग्जांपल से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी इसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, उसकी डायरेक्शन ऐसी है एंड प्लेट की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। तो ये चीज करेक्ट फील होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है प्लेट के, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन दूसरी साइड होगा। द मैग्नेटिक फील्ड दिस गिव राइज टू वाइस वर्सा डिस्प्लेसमेंट करंट अलोंग द पैरामीटर ऑफ द सर्कल पैरेलल टू द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट। और जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा था वो भी क्या थी, परपेंडिकुलर, वो पैरामीटर ऑफ सर्कल के पैरेलल थी। ये अगर पैरामीटर ऑफ द सर्कल है तो इसी के अलोंग क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही थी। तो इसका मतलब ये कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम में बी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड बिकॉज ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं बी डॉट ई क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी हमने सीख ली है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एंड डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को शो करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है। तो इसका डायग्राम है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है एंड वेव एक्चुअली में प्रोपोगेट जेड डायरेक्शन में कर रही है। सो ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो प्रोपोगेट किस में कर रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्लेन से बाहर हो रही है, वाई डायरेक्शन में उसका, इस साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्रोपोगेशन इस साइड हो रहा है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अभी तक हमने जितना भी थ्योरी पढ़ ली है उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आई डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? ओके। So the electric and magnetic field Ex and By are perpendicular to each other to the direction z of the propagation. Okay, तो अब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वेव है तो वेव का लिखने का तरीका क्या होता है, के जेड माइनस ओमेगा टी। ये हमेशा याद रखना कैसे लिखते हैं, के जेड माइनस ओमेगा टी। जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी के जेड माइनस ओमेगा टी
हम साइन वेव ही ले रहे हैं, कॉस वेव भी लिया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में इस तरीके से लिखी जा सकती है, जहां पर ई नॉट एंड बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, करेक्ट। एंड के क्या होता है, के को कहते हैं वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर इक्वल होता है 2π/λ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह के आपको अब लिखा हुआ मिलेगा एंड के की जगह हम यूज करेंगे 2π/λ। एंड ओमेगा टी भी टर्म थी, जहां पर ओमेगा आप जानते ही हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड ओमेगा को 2π भी लिखते हैं, ध्यान रखना। के क्या है, के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर और प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर के एंड इज डायरेक्शन डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। के की जो डायरेक्शन होगी वही वेव की डायरेक्शन होगी, और अगर वेव की स्पीड नापनी होगी तो सी किसके इक्वल होता है, न्यू लैम्डा। मैं ऊपर नीचे 2π की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, सो 2π न्यू किसके इक्वल हो गया, ओमेगा, एंड 2π किसके इक्वल हो गया, के। तो स्पीड को डिस्क्राइब करना है तो अब उसका ओमेगा एंड के की टर्म्स में नया फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के, ठीक है, या फिर ओमेगा इक्वल टू सी के। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी दिखती है वो आपको दिखा दिया गया है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस में प्रोपगेशन, वाई और मैग्नेटिक फील्ड का वाई एक्सिस में प्रोपगेशन का फॉर्मूला भी दिखा दिया है। जेड एक्सिस में पूरी वेव प्रोपगेट कर रही है तो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो वो, एंड वेव वेक्टर का भी आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। सो अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने अभी तक बताया पूरे चैप्टर में आपको डिस्प्लेसमेंट, करंट एंड प्रॉपर्टी याद रखनी है कि तीनों वेव परपेंडिकुलर है। अब ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि वेव वेक्टर या वेव नंबर इक्वल है 2π/λ के। तो के जो वेव वेक्टर है वो वेव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। एंड यहां पर ओमेगा इक्वल टू सी के लिखा है। अब सी का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में बता रहा है कि जो लाइट की स्पीड है वो म्यू नॉट किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, एंड एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ रखा है, एंड दोनों की दोनों चीज लाइट की स्पीड को बता रही है। तो ये फॉर्मूले से ही मैक्सवेल ने क्या किया, लाइट की स्पीड कैलकुलेट करी एंड बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। C इक्वल्स टू 1/μ एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप एक चीज जानते हो जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कहां से आ जाता है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो वेलोसिटी को मैं 1/μ एप्सिलॉन लिख सकती हूँ, एंड हम जानते हैं म्यू कोई नंबर का मल्टीपल म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट होता है, एंड एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर डाल दूं तो v हो जाएगा एक्चुअली में √of म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये टर्म आपकी c स्पीड ऑफ लाइट है, तभी फॉर्मूला निकल के आता v इक्वल्स टू ईटा सी। तो यहां से आपको रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। ये वैसे इंफॉर्मेशन जेई में ज्यादा यूज होती है, बट नीट में भी कभी ना कभी आ सकता है। एंड ये फॉर्मूला एक्चुअली में आपको बताता है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी है एंड मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी है। सो आज की क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।